नमस्कार आप सबका। एक बार फिर हाजिर हैं हम अपनी 12th की सीरीज में ह्यूमन रिप्रोडक्शन नामक टॉपिक के साथ में। आज फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। स्क्रीन पर आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन 10 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और फिर एनालिसिस और सॉल्यूशन मेरे साथ इसको देखें और कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपके क्वेश्चन 10 में से कितने सही होते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस अपनी क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्जन तथा कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन के लिए आवश्यक है? ध्यान से देखें प्रश्न को। कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्जन और कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन के लिए आवश्यक है? ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, ग्राफिन फॉलिकल जो होता है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर आपको पता होगा कि इसके अंदर बनता है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक में अशुद्री विभाजन, प्राथमिक अंडक में अशुद्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में द्वितीय अंडक बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी प्रथम ध्रुवीय पिंड बनता है। तो इसमें क्या बनता है? द्वितीय द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक बनता है। ठीक है, अब इस द्वितीयक अंडक का ग्राफिन फॉलिकल से उत्सर्जन होता है, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? अंड उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस द्वितीयक अंडक का क्या होता है? अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्जन होता है। ये संरचना क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल, तो ये अंडोत्सर्जन हो गया। अंडोत्सर्जन के पश्चात जो ग्राफियन फॉलिकल का भाग शेष बचता है, जो शेष भाग बचता है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ तक क्लियर बात हो गई कि ग्राफियन फॉलिकल में से द्वितीयक अंडक यानी कि अंडाणु का उत्सर्जन होने के पश्चात जो शेष भाग बचता है उसको कहते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अंडो उत्सर्जन के लिए और कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्तन यानी ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है, कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो हमें याद होगा कि अंडो उत्सर्जन के लिए एक हार्मोन होता है एलएच। कौन सा हार्मोन होता है? एलएच। थोड़ा देखिए, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं GnRH। GnRH हार्मोन, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनिडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन जाकर कार्य करता है पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। इस पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है एलएच और एक होता है एफएचएच। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोले तो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएचएस बोले तो फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं। तो अब ये जाकर क्या करते हैं? ये जाकर काम करते हैं गुनाड्स पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो एलएच क्या काम करवाता है? एलएच काम करवाता है अंडो उत्सर्जन का। फीमेल की बात करें हम लोग, तो फीमेल के अंदर एलएच क्या काम करवाता है? अंडो उत्सर्जन का। तो अंडो उत्सर्जन काम करता है एलएच करवाता है। ठीक है, तो जब अंडो उत्सर्जन होगा तो बी तो क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। यानी एलएच हार्मोन ही अंडो उत्सर्जन करवा रहा है और यही क्या कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एलएच हार्मोन अंडो उत्सर्जन और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने का काम करता है। ठीक है, और एफएचएस क्या काम करता है? एफएचएस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। देखो नाम भी क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि जो पुटक बनते हैं, प्राथमिक पुटक को द्वितीयक पुटक में, द्वितीयक पुटक को तृतीयक पुटक में और तृतीयक पुटक को अंततः ग्राफिन फॉलिकल में परिवर्धित करने का कार्य करता है एफएचएस। ठीक है, इसलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा अंडोत्सर्जन, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन और कॉर्पस ल्यूटेन परिवर्तन की आवश्यक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LH। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में केवल सगर्भता के दौरान स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन केवल सगर्भता के दौरान स्रावित होता है, चलिए देखते हैं। सगर्भता, सगर्भता के दौरान कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो देखो यहाँ एक संरचना होती है अपरा, अपरा जिसको हम कह सकते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कब बनता है, केवल सगर्भता के समय बनता है, जब भ्रूण का अंतररोपण हो जाता है गर्भाशय में, तो उस समय यहाँ पर संरचना बनती है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा कुछ हार्मोन रिलीज करती है, कौन कौन से हार्मोन, एक हार्मोन होता है HPL, ठीक है, एक हार्मोन होता है HCG, और एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन प्लेसेंटा से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन हार्मोन केवल और केवल कब बनेंगे, सगर्भता के समय, क्यों, क्योंकि ये अपरा से आते हैं और अपरा केवल सगर्भता के समय बनता है, इसलिए तीनों हार्मोन केवल सगर्भता के दौरान ही बॉडी में बनते हैं। तो इनके थोड़ा नाम भी ध्यान रखना, HPL क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेजन। HCG क्या है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और तीसरा कौन सा, रिलैक्सेशन हार्मोन। तो ये हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं और केवल सगर्भता के दौरान बनते हैं। इसके अलावा सगर्भता के समय कुछ अन्य हार्मोन की सांद्रता भी बढ़ जाती है, जैसे कि थायरोक्सिन जो है, इन हार्मोन की सांद्रता सगर्भता के दौरान बढ़ जाती है, और ये हार्मोन केवल क्या होते हैं, सगर्भता के दौरान ही शरीर के अंदर स्रावित होते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में केवल सगर्भता के दौरान स्रावित होता है, थायरोक्सिन नहीं, थायरोक्सिन तो उस समय उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली भी बॉडी में होता है। तो एस्ट्रोजन बॉडी में नॉर्मली होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और HPL, तो आंसर क्या हो जाएगा, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन हार्मोन, केवल सगर्भता के दौरान ही स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय अंडाणु किस अवस्था में अवरुद्ध होते हैं, जन्म के समय अंडाणु किस अवस्था में अवरुद्ध होते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, जब अ, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है, अगर वो कन्या हो, लड़की हो, तो उस भ्रूण के अंदर जो अंडाशय होता है, कन्या के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है, उस अंडाशय के अंदर अंड जनन प्रारंभ हो जाता है। कब, भ्रूणी अवस्था के दौरान ही अंड जनन प्रारंभ हो जाता है, अंड जनन की शुरुआत हो जाती है। ठीक बात है। क्या होता है कि उस समय अंडाशय के अंदर जो जो कोशिका होती है, उगोनिया, कौन सी कोशिका, उगोनिया, उगोनिया के अंदर, उगोनिया के अंदर होते हैं विभाजन, समसूत्री विभाजन की संख्या बढ़ती है, फिर इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन उगोनिया में। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा, दो चरण होता है, इसलिए पहले कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फर्स्ट होता है। फर्स्ट होने के बाद में इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की एक अवस्था आती है प्रोफेज अवस्था, कौन सी अवस्था, प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज। और प्रोफेज आपको याद होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज बहुत लंबी प्रावस्था होती है, जिसे 5 चरणों में बांटा जाता है ना, लेजा परदेदी, हमने ट्रिक से भी याद रखा था इसको, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था होती है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन अवस्था होती है, उस डिप्लोटीन अवस्था में ये विभाजन जाकर रुक जाता है, डिप्लोटीन अवस्था में ये विभाजन जाकर रुक जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे
कि यूगोनिया कहाँ पर पहुंच गई है, डिप्लोटिन अवस्था में। और उस समय जो डिप्लोटिन पड़ी है, डिप्लोटिन अवस्था में जो यूगोनिया पड़ी है, उसको हम कहने लग जाते हैं प्राथमिक प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक, या कहे तो प्राइमरी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte कहते हैं इसको, प्राइमरी oocyte। क्लियर, प्राथमिक अंडक। और अब प्राथमिक अंडक इसी अवस्था में पड़े रहते हैं पूरे भ्रूण अवस्था के दौरान, भ्रूण काल के दौरान। फिर इसी अवस्था में उसका जन्म हो जाता है, इसी अवस्था में उसका जन्म हो जाता है। और फिर जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक, जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक, जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक ये प्राथमिक अंडकों की संख्या में भारी कमी आती है। ठीक है, और प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80,000 ये शेष रह जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक। फिर किशोरावस्था में जाने के बाद में इनमें और आगे विभाजन होता है, जिसे द्वितीयक अंडक बनता है। और ठीक है, और इसके अलावा हमें याद रखेंगे कि प्राथमिक अंडक जो इसमें पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर कुछ ग्रेनुलोसस सेल्स का आवरण बन जाता है, ग्रेनुलोसस सेल्स का आवरण बन जाता है। ये मान लीजिए ग्रेनुलोसस सेल्स का आवरण बन गया है, तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक कहते हैं। ठीक है, फिर प्राथमिक पुटक पुटक के ऊपर और बनती ग्रेनुलोसस सेल्स का आवरण बनता है, जिसे बन जाता है द्वितीयक पुटक, यानी ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर इसे बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, और ऐसा कैसे टर्सरी फॉलिकल, और अंत में बनता है ग्राफिल फॉलिकल। और उसके अंदर क्या पड़ा रहता है, प्राथमिक अंडक पड़ा रहता है। ठीक है, और फिर ग्राफिन फॉलिकल में जाकर वहां जाने के पश्चात उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है, अभी यहाँ अवरुद्ध अवस्था में ही पड़ा रहता है। ठीक है, फिर वहां जाके कंप्लीट होता है, तो प्राथमिक अंडक से बनता है द्वितीयक अंडक। कब, ग्राफिन फॉलिकल में किशोर अवस्था में बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है। फिर उसे आगे उसके अंदर अंडोत्सर्जन के पश्चात निषेचन के दौरान द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होता है, जिससे एक अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है बात है, तो इतनी समझने के पश्चात हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन था देखिए, कि जन्म के समय अंडाणु किस अवस्था में अवरुद्ध रहता है, अंडाणु जो है वो किस अवस्था में अवरुद्ध रहते हैं, अंडजनी नहीं है, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, अंडा। तो ये देखो हमने समझा कि कौन सा अवस्था में पड़े रहते हैं, प्राथमिक अंडक अवस्था में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक, क्योंकि डिप्लोटिन में आकर क्या बन जाता है, प्राथमिक अंडक, और इसी अवस्था में पड़े रहते हैं, तो क्या बनता है, प्राथमिक अंडक। तो किस अवस्था में अवरुद्ध रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो इसमें प्राथमिक अंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निषेचन किसमें होता है, मानव में निषेचन किसमें होता है, निषेचन कहाँ पर होता है, थोड़ा सा देखिए इसको। ये मान लीजिए कि गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय, ये गर्भाशय, ठीक है, यहाँ पर है अंडाशय, ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर से क्या रिलीज होगा, अंडाशय के अंदर से क्या रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा अंडाणु, वही जो द्वितीयक अंडक बनेगा, अंडाणु रिलीज होगा। ये अंडाणु रिलीज होने के पश्चात कहाँ जाता है, देखिए अभी गर्भाशय, अब गर्भाशय की ये जो पूरी नलिका है, इस नलिका को कहते हैं हम लोग क्या, अंडवाहिनी, क्या नलिका को बोलते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इस नलिका को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और इस फैलोपियन ट्यूब को हम तीन भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जो इसका संकरा भाग होता है यहाँ का, इसको कहते हैं इस्टमस। ठीक है, और यहाँ ये जो भाग होता है, या जो थोड़ा सा बड़ा भाग होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला, क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला, एम्पुला। ठीक है, एम्पुला वाला भाग कहते हैं। और एम्पुला के इस आगे वाले भाग के किनारे पर ये जो आगे का भाग होता है, ये कहलाता है कीपक, ये वाला भाग कहलाता है कीपक, यहाँ कीपक के पीछे एम्पुला है, जो थोड़ा छोटा भाग है, ये कीपक है, कीपक है, कीपक। इस कीपक के किनारे पर कुछ महीन संरचना होती है, रसदार संरचना होती है, जिसे कहते हैं झालर या फिम्बरी, झालर या फिम्बरी। कीपक के किनारे पर क्या होती है, झालर या फिम्बरी होती है। तो वो झालर क्या करती है, इस अंडाणु को ग्रहण कर लेती है, तो कहाँ चला जाता है वो अंडाणु, कीपक में चला जाता है। कीपक में जाने के पश्चात अंडाणु कहाँ जाता है, वो जाता है एम्पुला वाले क्षेत्र में, कहाँ जाता है, एम्पुला वाले क्षेत्र में चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, एम्पुला वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, और इतने में वहां से पहुंच जाता है कौन, शुक्राणु भी पहुंच जाता है, शुक्राणु, शुक्राणु पहुंच जाता है।
तो इस क्षेत्र में चलकर यहाँ से शुक्राणु आ जाएगा और यहाँ से अंडाणु आ जाएगा और इस क्षेत्र में आकर यहाँ पर निषेचन होता है। भाई नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, तो देखते हैं मानव निषेचन किस में होता है, इस्थमस में, कीपक में या तुम्बिका और इस्थमस संधि में। तो देखिए ये वाले कौन से क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग, हम इस क्षेत्र को कह सकते हैं कि यह है एम्पुला और ये जो इस्थमस है इसका जो संधि स्थल है, इस्थमस और एम्पुला का जो संधि स्थल है, यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, समझ गए? कीपक में नहीं होता, कीपक से आगे चला जाता है। और हम तुम्बिका कह सकते थे लेकिन ऑप्शन में तुम्बिका दिया ही नहीं। ठीक है, और ऑप्शन दे रहा है तुम्बिका और इस्थमस की संधि, तो ये सबसे सही उत्तर हो जाएगा। तुम्बिका और इस्थमस संधि में होता है, गर्भाशय में नहीं होता। और ठीक है, इस्थमस में भी नहीं होता, ये होता है एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थल पर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तुम्बिका और इस्थमस संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण का गर्भाशय से निष्कासन कहलाता है। पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण का गर्भाशय से निष्कासन कहलाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ने का काम है। अगर पढ़ने में चूक कर दी और थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा तो आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है कि पूर्ण रूप से विकसित कौन है, भ्रूण है, ध्यान रखना कौन है, भ्रूण है। इस भ्रूण का गर्भाशय से निष्कासन क्या कहलाता है, तो जो भ्रूण गर्भाशय से निष्कासित होता है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, उस घटना को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसव, प्रसव कहते हैं, प्रसव कहते हैं। अनुसर्जन तो अंडाणु का सृजन कहलाता है। सगर्भता गर्भधारण की स्थिति है। अंडजन अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक्रोसोम किस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो देखिए शुक्राणु के पोषण में, शुक्राणु के पोषण में, शुक्राणु की गति में, ऊर्जा देने में या अंड भेदन में। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम होता है शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है, तो शुक्राणु का अग्रभाग होता है। ये मान लीजिए शुक्राणु है, ठीक है, ये इसका मिडल भाग और इसके पीछे पूंछ होती है। तो ये जो इसका अग्रभाग होता है इसको बोलते हैं क्या, एक्रोसोम को बोलते हैं। शुक्राणु के अग्रभाग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं, है ना, ये एंजाइम भरे रहते हैं, इस भाग को एक्रोसोम कहते हैं। क्या काम करता है, ये जब जाकर अंडाणु से टकराता है, अंडाणु से टकराता है तो उस अंडाणु को, अंडाणु की भित्ति को भेद कर अपने आनुवंशिक पदार्थ को अंडाणु में छोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या करता है, अंड भित्ति को भेद कर अपने अनुवांशिक पदार्थ को अंड कोशिका में भेजने का कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि अंड भेदन, अंडाणु भित्ति को भेद कर अंदर जाने का कार्य, कह सकते हैं अंड भेदन में ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंड भेदन में चूकना नहीं है, शुक्राणु पोषण का काम नहीं है, शुक्राणु गति का काम भी नहीं है। शुक्राणु गति का काम तो उसकी शुक्राणु की पूंछ का काम है। ठीक है, और ऊर्जा देने का कार्य मध्य भाग का है, जिसके अंदर बहुत ढेर सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो मध्य भाग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु निर्माण के लिए वृषणों का तापमान होना चाहिए। जो टेस्टिस होते हैं उनका तापमान कितना होना चाहिए, किस कार्य के लिए, किस कार्य के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए। देखें शुक्राणु जो होते हैं, सॉरी वृषण जो होते हैं, ये वृषण, वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। हम इस संग्रह के अंदर जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। क्यों होते हैं इस उदर गुहा से बाहर, क्योंकि उदर गुहा का जो तापमान होता है वो कितना होता है, उदर गुहा का तापमान कितना होता है, उदर गुहा का तापमान होता है हमारे पूरे शरीर के तापमान के अनुसार, शरीर के ताप पर, तो शरीर के ताप पर उदर गुहा का तापमान होता है। ठीक है, लेकिन जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया प्रक्रिया है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसके लिए तापमान कम चाहिए। कितना कम चाहिए, हमारे शरीर से, शरीर के ताप से, शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए। शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए। ठीक है,
तब शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे वृषण है वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, ताकि उसके ताप को थोड़ा कम रखा जा सके और शुक्र जनन की प्रक्रिया को आसानी से संपादित किया जा सके। तो सिंपल सा प्रश्न है, आंसर देखिए। शरीर के ताप से 2-2.5 डिग्री अधिक नहीं होगा। शरीर ताप से 2 से 2.5 डिग्री कम, यस, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। शरीर ताप के समान नहीं होता। शरीर ताप से 0 से 2 डिग्री कम नहीं, 0 से 2 डिग्री नहीं, 2 से ज्यादा डिग्री, 2 या 2 से 2.5, ठीक है। तो 0 से 2 नहीं होगा, क्या उत्तर होगा? 2 से 2.5 डिग्री कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुस्राव के स्थायी रूप से बंद होने की घटना क्या कहलाती है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि ऋतुस्राव, महिलाओं के अंदर ऋतुस्राव होता है। कब होता है ऋतुस्राव? ये ऋतुस्राव जो है वो किशोरावस्था के दौरान प्रारंभ होती है। किशोरावस्था किशोरावस्था के दौरान प्रारंभ होता है। किशोरावस्था के दौरान प्रारंभ होता है। करीबन 12-13 साल की उम्र में ये प्रारंभ होता है। जब पहली बार ऋतुस्राव आता है, प्रथम बार जब ऋतुस्राव होता है, तब हम उसको कहते हैं रजोधर्म। प्रथम बार जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रजोधर्म कहते हैं, या इसको कहते हैं रजोधर्म या रजोदर्शन। रजोदर्शन, रजोधर्म या रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। और अंतिम बार जब अंतिम बार कहूँ या यूँ कहूँ कि जब ऋतुस्राव रुक जाता है, कब रुकता है? ये करीबन 50 वर्ष की आयु के आसपास, 50 वर्ष की आयु के लगभग ऋतुस्राव बंद हो जाता है। लगभग ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो जब ऋतुस्राव बंद हो जाता है, तब वो जो अवस्था होती है जिसमें ऋतुस्राव नहीं आता है, उस अवस्था को कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति रजोनिवृत्ति या इसको कहते हैं मिनोपॉज। मिनोपॉज मिनोपॉज कहते हैं, ठीक है। ऋतुस्राव क्या होता है? ऋतुस्राव क्या होता है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। ऋतुस्राव एंडोमेट्रियम जो होती है गर्भाशय में, गर्भाशय का देखो 3 भित्तियां होती है। गर्भाशय की 3 भित्तियां होती है। कौन कौन सी? 3 भित्तियां होती है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। हम 10 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अभी कहने को सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके अंदर देखो बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। हम लगभग पूरे चैप्टर तैयार कर लेंगे इस 10 क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा चैप्टर है। बाहर क्या हो जाएगी? पेरीमेट्रियम। मध्य वाली जो होती है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये पेशियों की बनी होती है। और जो सबसे अंदर वाली होती है, जो सबसे आंतरिक होती है, उसको बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो जो अंदर भ्रूण होगा वो किसके संपर्क में रहता है? एंडोमेट्रियम के संपर्क में रहता है। या जो गर्भाशय का जो आंतरिक वातावरण होता है वो कौन सी भित्ति के संपर्क में होता है? एंडोमेट्रियम के संपर्क में होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जब आर्तोप्रावस्था आती है, आर्तोप्रावस्था आती है, यानी कि जब मंथ के प्रारंभ होता है, उस समय ये एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है। तो नष्ट हो जाती है तो उसके अंदर जो ऊतक है और जो रक्त वाहिनियां है, ऊतक रक्त वाहिनियां जो है या रक्त कोशिकाएं जो है, वो सब नष्ट होकर वो सब नष्ट होकर योनि मार्ग के द्वारा, योनि मार्ग से होती हुई बाहर निकल जाती है। योनि मार्ग से होती हुई बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं, या आर्तोप्रावस्था कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। बोलो क्लियर है? देखिए क्या प्रश्न था हमारा। ऋतुस्राव के स्थायी रूप से बंद होने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती? रजोधर्म तो क्या है? जब पहली बार आता है तो उसको हम रजोधर्म कहते हैं। रजोदर्शन पहली बार जब आता है। और मिनोपॉज क्या कहलाती है? जो घटना बंद हो जाती है। जब ऋतुस्राव की घटना बंद हो जाती है, लगभग 50 वर्ष की उम्र के आसपास जब बंद हो जाती है,
उस घटना को मेनोपॉज कहते हैं। तो माहवारी क्या है? माहवारी कहते हैं ऋतुस्राव को। ऋतुस्राव का एक दूसरा नाम क्या है? माहवारी है, जो कि हर महीने के प्रारंभ के 4 या 5 दिनों तक जारी रहती है, जिसके अंदर उत्तक रक्तवाहिनियां और रक्त कोशिका योनि मार्ग से होकर बाहर निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली में किस रूप में खुलती है? शुक्राशय की नलिका शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका शुक्रवाहिका क्या होती है? वृषणों से आती है उदर गुहा में। वृषणों से उदर गुहा में आती है शुक्राणुओं को लेकर। वो आकर एक नलिका में मिलती है। किसकी नलिका? शुक्राशय की नलिका। उससे मिल जाती है और मिलकर किस में खुलती है? मूत्र नली में खुलती है। तो उस नलिका का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए, ये मान लीजिए वृषण है। वृषणों से क्या निकली? ये एक नली जा रही है। कहाँ जा रही है? उदर गुहा में जा रही है। उसका नाम क्या है? शुक्र शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। और यहाँ से आ जाती है कौन? यहाँ से नली आ जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग शुक्राशय की नलिका। शुक्राशय की नलिका। तो ये शुक्राशय है, शुक्राशय से नलिका आई। और ठीक है, तो अब ये शुक्राशय की नलिका और ये शुक्रवाहिका, ये जाकर आपस में मिल जाती है। तो ये जाकर किसमें खुल गई? ये जाकर किसमें खुल गई? शुक्रवाहिका जाकर किसमें खुल गई? शुक्राशय की नलिका में खुल गई। ठीक है, खुल गई। ये पूछ रहा है शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली में किसमें खुलती है? अब ये जो नलिका है, अब ये आगे चलकर कहाँ कहाँ खुलती है? ये आगे चलकर खुलती है मूत्र नली में। ये मान लीजिए मूत्र नली है, तो उसके अंदर जाकर ये खुल जाती है। तो इस नलिका का नाम क्या है? इस नलिका का नाम होता है स्खलनीय वाहिनी। स्खलनीय वाहिनी। समझ गए? समझ गए? शुक्रवाहिका जाकर खुलती है शुक्राशय की नलिका में। इन दोनों के मिलने से जो नलिका बनती है उसको कहते हैं स्खलनीय वाहिनी। और स्खलनीय वाहिनी जाकर कहाँ खुलती है? ये जाकर खुलती है अपनी मूत्र नली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह स्खलनीय वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्र जनन के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है? शुक्र जनन के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है? तो देखिए शॉर्ट में, वृषण के अंदर वृषण के अंदर जो शुक्र जालिका होती है, वृषण जालिका जो होती है, वृषण जालिका जो होती है, वृषण जालिका के अंदर कोशिका होती है स्पर्मेटोगोनियम। 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 ठीक है, शुक्र नलिका के अंदर क्या होती है? स्पर्मेटोगोनियम होती है। इस स्पर्मेटोगोनियम, एक है स्पर्मेटोगोनियम और बहुत सारी होगी जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कैसे बनती है? इसके अंदर होते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से क्या होगा? ये द्विगुणित कोशिका है, ये द्विगुणित कोशिका है, तो इससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का ढेर लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बन जाएगी। इसलिए अब उन सब कोशिकाओं को हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर स्पर्मेटोगोनिया। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हुआ है? इसकी संख्या में वृद्धि हुई है, स्पर्मेटोगोनियम की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर वृद्धि के पश्चात इसमें क्या होता है? अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये दो चरण होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो इसके परिणाम स्वरूप अंततः क्या बन जाते हैं? शुक्राणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शुक्राणु बन जाते हैं। ठीक है, हम इस बार इतना ही देखा है। तो शुक्र जनन के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है? समसूत्री भी चाहिए संख्या बढ़ाने के लिए, और शुक्राणु निर्माण के लिए अंतिम अशुद्धि भी हो जाते हैं। दोनों विभाजन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, जिसको हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर इस चैप्टर पर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर, अगर आप इस प्रकार के और ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस पर एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ में इस टॉपिक को, जो शेष जो क्वेश्चंस रह जाते हैं,
हम उनको भी पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर भी हम बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालते रहते हैं। आप वो सॉल्व कीजिए, कोई भी पीडीएफ होगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है? बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।